सबा की प्यास एक बार फिर से जाग उठी। उसे सबा की ऐसी हालत पर हैरत हो रही थी। अशरफ सबा को अंदर बेडरूम में ले जाने लगा। सबा, यहीं पर। अशरफ, नहीं, बेडरूम में। तुम्हें पता तो है कि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर, लेकिन चंद लम्हे पहले जो मेजर का मज़ा आया था वो उसे अशरफ से नहीं मिल पा रहा था। सबा अशरफ के साथ चिपकती जा रही थी, उसे अपनी तरफ खींचती जा रही थी और अंदर तक उसका लेने की कोशिश करते हुए। लेकिन आखिरकार अशरफ का कितने अंदर जा सकता था? वो कौन सा बहुत लंबा था। सबा अशरफ के जिस्म को दबा रही थी, खींच रही थी, लेकिन उसके हाथों को वो सख्ती और जिस्म की मजबूती महसूस नहीं हो पा रही थी जो कि कुछ देर पहले मेजर की मजबूत बाहों में उसे मिली थी। अपनी आंखें बंद करके बस उसको एंजॉय करने लगी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की थीं तो उसकी आंखों के सामने मेजर का चेहरा आ गया। पता नहीं क्या हो गया सबा को, वो चिल्ला उठी, सिसक उठी। अशरफ को यह सुनकर हैरत हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी सबा को इतना खुमारी में नहीं देखा था। ना कभी इतनी शिद्दत से सबा ने उसे खींचा और ज़ोर ज़ोर से बोला था। आज सबा की गर्मी से अशरफ का भी अपने पर से कंट्रोल खत्म हो गया था और पहले की निस्बत आज बहुत जल्द ही उसने अपना पानी छोड़ दिया। सबा ने जब देखा तो उसकी हालत और ख़राब होने लगी। नहीं, अभी नहीं, रुको, अभी नहीं, प्लीज़। वो पागलों की तरह से अशरफ से लिपट गई और अपनी को उसके मुरझाए हुए से रगड़ने लगी, उछाल उछाल कर, घुमा घुमा कर। और आखिर बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद सबा ठंडी हो गई, निडाल होकर गिर पड़ी। आंखें बंद, बस सांस तेज तेज चल रही थी, ऊपर नीचे हो रहे थे। थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि अशरफ तो कब का उसके ऊपर से उठकर बाथरूम जा चुका था। जब सबा ने खुद को खाली खाली महसूस किया, जब उसे कोई मजबूत जिस्म अपनी बाहों में दबाने को नहीं मिल पाया, जब उसे अपनी का खालीपन महसूस हुआ, जब उसे अपना बहुत ही मामूली और हल्का सा और नामुकम्मल ऑर्गेज़म याद आया, तो उसके मुंह से उससे ही निकल गया, कुत्ता कमीना। लेकिन कौन? अशरफ बाथरूम में नहा रहा था और सबा बेड पर लेटी हुई यही बातें सोच रही थी। कितना फ़र्क है उस कमीने और अशरफ में। उसका कितना मोटा और लंबा है, कितना मजबूत है उसका जिस्म, सॉलिड पत्थर के जैसा। इतनी उम्र में भी अशरफ की जवानी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सबा मेजर को याद कर रही थी, उसका जिस्म भी उसे याद कर रहा था। अशरफ नहाकर बाहर आया, टॉवल से अपना जिस्म साफ करते हुए, और सबा से बोला कि उठो, नहा लो जाकर। सबा बस खाली खाली नज़रों से अशरफ को देखती रही, जैसे कोई अजनबी उसके सामने खड़ा हो। फिर आहिस्ता से उठी और अपने जिस्म को घसीटती हुई वॉशरूम में आ गई। अशरफ और मेजर का मुकाबला करते हुए नहाने लगी। नहाकर बाहर आई और जिस्म साफ करके अपनी दराज में से अपने अंडर गारमेंट निकालने लगी। उसे मेजर का अंडरवेयर याद आया कि इसमें पड़ा है। उसका हाथ उस पैकेट पर चला गया और धीरे धीरे वो उस पर हाथ फेरने लगी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ याद किए, बिना किसी वजह के। अशरफ की आवाज़ आई, जल्दी करो यार। अशरफ की आवाज़ ने सबा को चौंका दिया। फिर कपड़े पहनकर तैयार हो गई। अशरफ ने आज खाना भी बाहर ही खाने का प्लान कर लिया था। दोनों बाहर घूमने चले गए, एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर पार्क में और शॉपिंग मॉल में। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सबा की प्यास होती जा रही थी और उसे वापस अपने शौहर की मोहब्बत का ख्याल आता जा रहा था। कैसे मेरा ख्याल रख रहा है, कितनी मोहब्बत से पेश आ रहा है, कितना प्यार कर रहा है, और मैं ऐसे इंसान को छोड़कर उस जानवर के ख्यालों में खोती चली जा रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ शायद मेरे जिस्म का भूखा है, भूखे भेड़ियों की तरह। कैसे मैं अशरफ से दूर हो सकती हूँ? मैं क्यों उस कुत्ते के सामने होकर लेट जाती हूँ? क्यों तड़पती हूँ उसके सामने? क्यों मुझे उसकी प्यास होती है? नहीं नहीं, मैं खुद से ऐसा कब करती हूँ?
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سب میری مرضی کے بغیر ہی تو ہو رہا ہے۔ سب کچھ اپنی پیاری سی زندگی کو بچانے کے لیے ہی کر رہی ہوں نا۔ اشرف کو بچانے کے لیے ہی تو مجھے اس کمینے کی وہ گندی شرائط ماننی پڑی ہیں۔ میں خود بھی تو مجبور ہوں نا۔ صبا اپنے آپ کو سمجھانے لگی، اپنے اندر سر اٹھاتی ہوئی ندامت کو کم کرنے کے لیے خود ہی دلائل دینے لگی، اور اس کے یہ دلائل تھے، کوئی اور غلط بات تو نہیں تھی، بس مجھے خود سے اس کا سامنا کرنے سے بچنا ہے۔ لیکن اگر وہ خود آیا، میں نے چابی بھی تو دے دی ہے نا اسے۔ نہیں، ایسے کیسے آ جائے گا؟ اتنی ہمت کیسے کر سکتا ہے کہ دروازہ چابی سے کھولے اور اندر آ جائے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس اب نہیں جاؤں گی اس کے پاس، صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش رکھوں گی۔ صبا نے پارک میں ٹہلتے ہوئے سوچا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ رات کو تقریباً 9 بجے دونوں واپس آئے۔ صبا بولی، دودھ کا ایک پیکٹ لیتے چلو چائے بنانے کے لیے۔ اشرف اور صبا بلڈنگ کے پاس والی دکان پر رک گئے۔ صبا اشرف کی سائڈ پر کھڑی تھی۔ اشرف، فضل چچا، دودھ کا ایک پیکٹ تو دینا۔ فضل چچا، دکان کا مالک، اچھا بیٹا ابھی لو۔ ارے حاجو، ایک پیکٹ دودھ کا دو اشرف بابو کو۔ فضل و چاچو نے اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکے کو کہا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا اور بولا، چچا دودھ کا پیکٹ تو ختم ہے۔ فضل، ابے کتنی بار کہا ہے کہ مال چیک کر کے رکھا کرو پہلے سے۔ چل جا اب اوپر گودام سے اٹھا کر لا ایک کارٹن، دفع ہو اور جلدی مرنا واپسی۔ حاجو، جی چچا ابھی آیا۔ حاجو اندر کی طرف بنی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو کہ اوپر موجود گودام میں جاتی تھی۔ صبا اور اشرف دونوں ہی اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ 17-18 سال کا لڑکا تھا، ایک گندی سی بنیان اور گھٹنوں تک کا ایک بڑا سا ڈھیلا سا شرٹ پہنا ہوا تھا، اور وہ بھی گندا ہو رکھا تھا۔ حاجو کا جسم تھوڑا موٹا تھا، جیسے پھولا ہوا ہو، لیکن تھا ایک نمبر کا کمینہ انسان۔ فضلو، بس بیٹا تھوڑی سی دیر انتظار کرنا پڑے گا، اور کچھ چاہیے تو بولو۔ اشرف، نہیں چچا، بس آپ سناؤ چچا کیا حال ہے؟ فضل، چچا سب ٹھیک ہے، تم سناؤ نوکری ٹھیک چل رہی ہے نا؟ اور بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ فضل چچا اشرف کے پاس نکاب میں کھڑی ہوئی صبا کو دیکھ کر پوچھا، جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ صبا، سب ٹھیک ہے چچا۔ دوستو، اس کی اگلی کیس کل اسی ٹائم رات کو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو۔